नमस्कार। आज के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अर्चना। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते करते किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने एज अ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे कार्य शुरू किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरिओम नौटियाल जी, जिन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम है धन्य धेनु। तो आइए उनसे करते हैं बात और उनके बारे में जानते हैं। तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, नाम मेरा हरिओम नौटियाल और धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए और मेरी अच्छाइयों को समाज तक पहुँचाने के लिए, ताकि जो अच्छा काम हमने किया है हमारे अच्छे कामों से और लोग भी प्रेरित हो पाएँ जी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अच्छी खासी आपकी जॉब थी, उसमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं थी, सब कुछ पैसा था, सब कुछ था, मतलब एक सेटल्ड वेल सेटल्ड लाइफ थी उसको कहना चाहिए। तो अचानक से क्या ऐसा आपको क्लिक हुआ या क्या ऐसी प्रेरणा मिली कि आपने उस लाइन को वहीं छोड़ के उसके बाद एक बिल्कुल नए सिरे से आपने इस धन्य धेनु जो कंपनी है उसकी शुरुआत की? हाँ, देखिए, एकदम से ऐसा कोई प्लान तो नहीं था। बचपन से हमारे जैसे पेरेंट्स और लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छी नौकरी करो, ये करो, लेकिन हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी नौकरी वाले थे। तो उन्होंने हमें बचपन से ही यही शिक्षा दी कि नौकरी तो हमारे ख़ानदान में बहुत चल ही रही है। आप कुछ अलग ट्रैक से हट के बिज़नेस में आ सको तो बहुत अच्छा है। बिज़नेस में आने का मतलब ये है कि आप खुद तो सक्षम बनोगे, दूसरों को भी सक्षम बनाने में आपका बहुत योगदान रहेगा। तो उसी सोच से ये था कि उनका एक नौकरी करने का भी ये था कि हमने एक्चुअली में जो पढ़ाई लिखाई की थी, उस पढ़ाई लिखाई के आगे विकल्प नौकरी ही होता है। और नौकरी करने का भी एक हमारे पास ये था कि कुछ अमाउंट मुझे चाहिए था कि ताकि मैं अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकूं, क्योंकि इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो फैमिली भी नहीं हमें सपोर्ट कर पाती, क्योंकि हमारे एजुकेशन से लेके अब तक बहुत पैसा हम पे खर्च हो चुका था। तो इसीलिए कि थोड़ा सा एक नौकरी की एक्सपीरियंस के लिए कि मतलब आज हमारी देश में और दुनिया में हो क्या चल क्या रहा है, उस उद्देश्य से मैंने कुछ लगभग 5 से 6 साल मैंने नौकरी की है। और जितना पैसा मुझे चाहिए था उतना जब भी जैसे मुझे इकट्ठा हो गया, मैं तुरंत नौकरी छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया था। और दूसरी बात ये कि मतलब हाँ, ये लग्जरी लाइफ थी मेरी वहाँ पे। और जैसे मैंने यहाँ पर ये टास्क ये काम अपना शुरू करने की इच्छा रखी, तो इसमें ये था कि सबसे पहले अब ये कि मेरी पढ़ाई लिखाई गाँव में कैसे काम आएगी। जी। पढ़ाई लिखाई मैंने अपने कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री कर रखी है और कंप्यूटर साइंस से ही मैंने मास्टर डिग्री कर रखी है। एमसीए करके पास आउट हूँ मैं आरटीयू राजस्थान से। तो ये था कि अब कंप्यूटर साइंस का स्कोप गांव में कैसे अवेलेबल होगा, कैसे मैं अपने लिए और गांव वालों के लिए यहाँ पर इनके लिए बेनिफिट इनको दे पाऊँगा अपने से। तो सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इंसानों के बीच में रहने से ज़्यादा पसंद पशुओं के बीच में था पहले से, बचपन से ही। तो और दूसरी बात ये कि हमारे घर में हमारे गांव वाले सारे पशुपालन में मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो एग्रीकल्चर होने का फ़ायदा ये कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी कुछ संसाधन ऑलरेडी थे हमारे पास। जैसे पशुपालन ऑलरेडी हमारे घर में था, खेतीबाड़ी हमारे पास थी। तो उस काम को करने का इसीलिए मुझे सफलता बहुत इजीली मिल गई कि मतलब कुछ सेटअप हमारे पास ऑलरेडी पहले से था। जैसे कुछ गाय हमारे पास घर में थी, तो उन्हीं गायों को थोड़ा सा कॉमर्शियल लेवल पर मैं लेके चला गया। और कुछ जैसे 2-3 गाय थी तो कॉमर्शियल लेवल की, जैसे मैं स्पेशल ब्रीड लेके आया, थारपाल लेके आया था, मैं साहिवाल लेके आया था, जिनकी मार्केट में जिनके दूध की डिमांड है, तो उन्हीं पशुओं को मैं लेके आया था। तो उनसे थोड़ा सा ये हुआ कि मतलब एक अलग पहचान बनी जी। देसी गाय से ये कि मतलब पहले स्टार्टिंग में तो मैं एचएफ, हॉलिस्टन, फ्रीजन जो ये होती है, जर्सी होती है, इनसे भी मैंने शुरुआत की थी। लेकिन जब देखा कि चारों तरफ थोड़ा ऑर्गेनिक की डिमांड है, तो तब मैं देसी गायों में आया और देसी गायों से ही तब मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। इसके अलावा जैसे हमें पता लगा कि आपका पोल्ट्री फार्म भी था या बकरी पालन भी था, क्योंकि गाय का काम अपने आप में जो गाय पालने का काम है या डेयरी वाला काम है, वो अपने आप में काफ़ी फैला हुआ काम होता है। तो उसके अलावा जब आपने ये बकरी पालन वाला काम शुरू किया तो उसमें किस किस तरीके के आपको चैलेंजेस आए? चैलेंज तो सबसे बड़ा हमारे पास ये था कि जब मैंने डेयरी का काम शुरू किया और थोड़ा उसको कॉमर्शियल लेवल पे लेके चला गया, क्योंकि मैंने तब उस टाइम पे थोड़ा लोन भी लिया था। लोन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों ने जैसे लोन आप कुछ अमाउंट लिया आपने लोन का, तो उसमें ये कि जैसे हमें टास्क दिया गया कि आपने 10 गाय 6 महीने के अंदर अंदर आपने इकट्ठा करनी है। तो ऑब्वियसली अब जब आप कोई लैक्टेशन वाली गाय अपने फार्म पे लेके आते हो तो 10 गाय इकट्ठा हो गई। 10 गाय का दूध हमारे पास लगभग 50-60 किलो दूध एक टाइम का इकट्ठा होने लग गया। तो 50-60 किलो दूध अब कहाँ दें, किसको दें? तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नुकसान मेरा होता था कि मतलब नुकसान झेलने की क्षमता मेरे अंदर थी, लेकिन ये कि जो मैंने मेहनत करके दूध है उसको कहाँ फेंकें, कहीं फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि वो मेहनत का। तो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण ये भी हुआ कि जब मैं
दूध हमारे घर में बचने लगे, पतीले भरने लगे, बर्तन इतने भर जाते थे कि सर दर्द हो जाता था कि कहाँ दें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सबका दूध कहीं ना कहीं लगा हुआ था, हमसे कौन लेता, कौन हम पे एकदम से विश्वास करता। तो ये कि मार्केट बनाने में हमें टाइम लगा। तो उस दौरान हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को बुलाया कि अपना डब्बा लेके आओ और दूध हमसे फ्री में लेके चले जाओ, कि कुछ कहीं तो निकले, कोई तो फेंकना ना पड़ जाए। तो उस दौरान चैलेंजेस ये आए कि फ्री में देना पड़ा। थोड़ा हमने लोगों की उपासनाएं भी हमें सुनने को मिली कि क्यों ऐसा बेवकूफ़ी काम कर रहा है, अभी भी नौकरी में लौट जाओ कि नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अपने ग्राउंड पे जब यहाँ पर अपने फार्म पे स्टार्ट किया, अपने लोकल मार्केट में स्टार्ट किया, तो लोगों ने मेरे विचारों को एक्सेप्ट किया। कुछ विचार हमारे ऐसे थे कि हमने अपने कस्टमर को बताया, आप लोग भी अगर हमारे विचार अपने स्टार्टअप के लिए अगर शुरुआत करना चाहते हो जी, तो कर सकते हो। सबसे पहली बात, हम लोगों ने अपने कस्टमर को लैक्टोमीटर दिया। लैक्टोमीटर देने का उद्देश्य हमारा ये था कि हम लोग अपने हमने जो आपके घर में आज पहले दिन जो दूध दिया, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी वही दूध आपके घर पे आएगा। दूसरा, हमारे पास कुछ समय बाद बकरी फार्म में हमने शुरू कर लिया था। बकरी फार्म में हमारे ज़्यादातर क्षेत्र में क्या होता है कि डेंगू, मलेरिया, ये आजकल उस टाइम पे बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। रामबाण की तरह बोला जाता है कि दवाई। तो हमने अपने कस्टमर को ये बोला कि अगर आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया अगर होता है तो इलाज हम लोग करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से जब हमने स्ट्रेटेजी अपनाई तो सब लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, भले हम। और दूसरी बात, रेट हमने वही रखा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा प्योर ऑर्गेनिक दूध मार्केट में सप्लाई हो रहा है तो गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिला और हमारे जो लोकल मार्केट है वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने का मेन कारण वही था कि हमने अपने शब्दों को जो बोला तो शब्दों पे हम खरे उतरे हैं। हमने झूठ बात नहीं बोली किसी से, जो बोला है वही करके दिखाया है। इसलिए लोगों का विश्वास आज तक हम पे बना हुआ है और बनता जा रहा है लोगों का दिन प्रतिदिन। जी, अब एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे शुरुआत जब आपने की होगी उस टाइम पे बहुत सारे लोग नहीं जुड़े होंगे, कम लोग होंगे। उसके बाद धीरे धीरे होता है कि किसी भी चीज़ का नाम बनता जाता है, उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। तो आपने जब स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग में आपके साथ कितने लोग थे, और आज की डेट में जब आप एक अच्छा खासा एक नाम बन गए हैं तो अब आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? स्टार्टिंग में तो देखिए 2, ढाई, 3 साल तक लोगों ने बस मेरा एग्जामिन पीरियड में रखा कि ये कब इसका काम धंधा बंद होएगा, कब ये नौकरी यहाँ से अपना काम धंधा छोड़ के वापस नौकरी में जाएगा। और हमारे लिए ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल बनेगा, देखो उसने ऐसा किया था, तो अगले दूसरे लोगों को देने के लिए मतलब बातें बोलेंगे कि तुम भी ऐसे बेवकूफ़ी का काम ना करो। हाँ, ये चैलेंज जरूर था कि उस तरह की पढ़ाई लिखाई करके एक तरह का टेक्निकल 6 साल का नहीं, पूरे 8 साल का टेक्निकल कोर्स करने के बाद आप डेयरी के फील्ड में आते हो, जहाँ पर मतलब एक लग्जरी लाइफ है और एक तरफ आप मतलब हमारी एक यूनिफॉर्म होती है जिसमें हम गोबर का सुबह शाम गोबर घास काटना, उनकी साफ सफाई करना, पूरा जो डेयरी का काम होता है कि बहुत टफ काम होता है। जिस टाइम पे आज के युवा रात को 11-12 बजे सो रहा है जी, मैं 2 बजे उठता था, 3 जगह 4 जगह अलार्म लगाने के बाद उस टाइम पे जब मैं उठता था और लगातार लगभग 3 साल तक सिर्फ अपने पेरेंट्स की मदद से मैंने 3 साल तक उस डेयरी को लगभग 20 पशु मैं अकेले संभालता था विद द हेल्प, मतलब मेरे अपने पेरेंट्स की मदद से जी। 20 गाय हमारे पास होती थी, लगभग कुछ बकरियां होती थी, कुछ मुर्गी भी हमारे पास आ गई थी। मुर्गियां लगभग 3000 मुर्गियां अंडे वाली थी हमारे पास, लगभग 2-2.5 हज़ार हमारे पास बॉयलर वाली मुर्गियां मैं उस टाइम पे तो इतने काम मैंने अकेला किया जी। तो चैलेंज यही था कि जब लोगों ने मेरा वो रूप देखा कि मतलब ये तो लेबर बन चुका है, बिल्कुल अलग ही तरह का पागल हो चुका है। हाँ, मैं बोलता था बिल्कुल पागलपन चाहिए ऐसे काम के लिए। तो मुझे पता था कि एक समय आएगा, बदलेगा। मैं पशुपालन करने के लिए गांव में नहीं आया था, मेरा एक उद्देश्य था, एक जैसे आपने बोला कि ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश किया, तो ब्रांड को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस करनी होती है। मतलब मैं आपको एक अच्छी बात और बताना चाहूँगा। आपने कुछ नाम लिए पहले कुछ कंपनी वालों के, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं अभी मुझे कुछ साल ही हुए गांव में आवे, सबसे अच्छा रेट आज मैं अपने गांव वालों को दे रहा हूँ। मैं अपने गांव वालों से 45, 42, 45, 50, 55 रुपये किलो दूध खरीद रहा हूँ। तो अभी कितने लोग हैं आपके साथ टोटल? हाँ, टोटल लोग स्टार्टिंग में तो देखिए जैसे मैंने बताया लोग मेरी मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन जब उनको मेरा पागलपन दिख गया कि नहीं ये सफल हो ही जाएगा, जब मेरा धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा दूध और बहुत अच्छे पशु लिया है जो पशु गाँव में नहीं हुआ करते थे जनरली, तो वो पशु जब मैं अपने पास ला के दूध मैंने सप्लाई करना शुरू कर दिया तो मार्केट से उनको फीडबैक मिलता था कि भाई तुम्हारे यहाँ का कोई बहुत अच्छा आदमी ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तो तब उन लोगों का भी विश्वास बिल्डअप मेरे ऊपर हुआ और उन लोगों ने तभी ये मुझे बोलना शुरू कर दिया कि भैया आप पढ़े लिखे हो, आप में
में दम है तो एक काम आप करो कि हमें सिर्फ क्या करो, कीमत दिलाने की कोशिश करो। आपका जो कमीशन बनता है, आपका जो बीच का जो हिस्सा है आप वो लीजिए और हमारे दूध को उन कस्टमर तक पहुंचाइए। आप जैसे बोलोगे हम लोग भी वैसे करते हैं, एक मतलब ग्रुप बना के, जैसे हमारे महिला समूह बने हुए हैं, फिर क्लस्टर बना हुआ है, तो वो हमने महिलाओं के समूह बनवाए। समूह बनवाने के बहुत सारे उद्देश्य भी हमारे पास पीछे ये थे कि महिलाओं को जब ये हमें प्रपोजल मिला कि समूह बनाएंगे, तो आज भारत देश में से महिला सशक्तिकरण चल रहा है। तो महिला सशक्तिकरण का भी हमें बहुत अच्छा आज मतलब रिजल्ट मिला है कि हमारा प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल लेवल तक मतलब आज पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ने आज जगह जगह हमें स्टॉल लगवाती है, तो वो चीज़ें हमें फ़ायदा ये हुआ कि मतलब आज शुरुआत में तो कोई नहीं था, लेकिन आज हमसे लगभग 300-400 लेडीज़ हैं डायरेक्ट जुड़ी हुई, और उनके जो आज फैमिली जो और जेंट्स लोग हैं वो भी लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे लगभग 500-600 लोग जुड़ चुके हैं। प्लस यहीं तक नहीं, आज उनके जितने भी बच्चे हैं आज हमारे पास ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, हर कोई बच्चा जैसे 10th या 12th पास आउट होता है, सबसे पहले हमारे पास वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग या डेयरी की ट्रेनिंग, हर तरह की एक्टिविटी, एग्रीकल्चर क्या क्या हम लोग अपने गाँव में रह के कर सकते हैं, वो जरूर भेजें। हाँ, तो ये स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स जो चलते हैं देश में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलवा रही है, तो वही कोर्स आज हमें भी सेंटर हमें मिल चुके हैं, तो उस तरह की एक्टिविटी हम लोग करवा रहे हैं। अपनी महिलाओं को भी हम लोग आज सशक्त कर रहे हैं कि मतलब आप कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर के बेस पे आप कैसे कैसे कुछ नए नए आविष्कार, कुछ नए नए इनोवेशन, डेयरी तक ही सीमित नहीं है। मैं जैसे आज मैं मल्टीपल काम में आ चुका हूँ, तो ऐसी महिलाओं को भी हम लोग को बोल रहे हैं कि आप भी मल्टीपल चीज़ों को सोचिए, विचार कीजिए और उनको आप ग्राउंड पे शुरू कीजिए। जी, अब इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे धन्य देहलू है, अब इतना सारा चीज़ें हैं कि इसमें गाय पालन वाली चीज़ भी है या बकरी पालन है, पोल्ट्री फार्म है, इसके अलावा जो है अचार और आइसक्रीम बनाने का काम भी है, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये सब चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो एनुअल टर्नओवर जो है वो फिर भी कितना हो रहा होगा? हाँ, देखिए टर्नओवर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया हमारे पास मेरे को पैसा कमाना होता, मैं साथ से आज कहीं फॉरेन में होता, ऑब्वियसली जहाँ मैं जॉब में था उसके बाद फॉरेन ही नेक्स्ट स्टेप होता है। तो वो पैसा मेरी प्रायोरिटी तब तक थी जब तक मेरा काम शुरू नहीं हुआ। जब मेरा काम शुरू हो गया, जब मुझे पैसा दिखने लग गया, मुझे जितनी आजीविका के लिए मुझे ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही मिलने लग गया, तो तब उसके बाद जब हमारे लोग जुड़ेंगे, तो आज मैं अगर बात बोलूँ तो इतने से लगभग शेयर होल्डर हमारे बन चुके हैं, लगभग 400-500। तो 400-500 का भी अगर मैं कलेक्शन पूरा अपने पास जोड़ूँ तो लगभग मैं आपको बताऊँ, लगभग दूध हमारा आज 250 से 300 किलो दूध हमारा पर डे जो सप्लाई होता है मार्केट में, प्लस हमारा जो आइसक्रीम बनती है उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा दूध इकट्ठा करते हैं। तो दूध की मैं बात बताऊँ तो आपको लगभग आज 60 से 65 रुपये किलो दूध हमारे पास आज मार्केट में उतरता है। अगर मैं कम से एवरेजन 250 लीटर भी मान के चलूँ तो लगभग 12 से 15 से 18 हज़ार हमारा पर डे दूध का ही सेल होता है, जो अपने लोकल मार्केट में सप्लाई होता है। उसमें हमारे बाय प्रोडक्ट अलग चीज़ है, अचार की बात नहीं हो रही है, ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी बात। तो अगर आप इस तरह से जोड़ोगे तो एक ये है कि एग्रीकल्चर में आप ये नहीं कि मतलब बेकार फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है। आप सिर्फ ये कि मतलब अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आप क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। जो अगर आपने क्वालिटी को मेंटेन किया तो हर कोई आदमी आपको एक्सेप्ट करेगा। तो अब आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि आज हमारी इनकम लगभग कितनी होगी पर स्टूडेंट। हम लोग आज 5,000 रुपये फीस का चार्ज करते हैं, साल के हमें लगभग 30 सीट एलोकेट हो रखी हैं। तो उस हिसाब से भी आप आज हमारे पास बैंक CSP हम लोग हैं जी। तो मल्टीपल काम से अगर जोड़ेंगे तो ओवरऑल मतलब ये कि एक सबको ये कि आज जितने भी हमारे मेंबर हैं सबके पास एक अच्छी इनकम पहुंच रही है। और एक रफ आइडिया मैंने आपको दे ही दिया कि 250 लीटर एवरेज सिर्फ दूध का मैं आपको एक आइडिया बता दिया कि 65 जितने भी हमारे नए कस्टमर हैं हमको 65 रुपये लोकल मार्केट में दे रहे हैं। प्लस जो हमारे थोड़ा दूरी पे जैसे देहरादून हमारा जिला बन गया, जो हमारा राजधानी भी है, तो वहाँ पर हमारा दूध फिर 80-90 रुपये से किलो पहुँच जाता है। तो मैं एवरेजन आपको बता रहा हूँ 65 रुपये किलो, 65 रुपये किलो इंटू आप 250 एवरेजन आप कर लीजिएगा। बाकी आइसक्रीम का अलग है, उसका अलग है, तो आप आइडिया लगा। फिर आइसक्रीम की मैं बात बताऊं तो पूरे उत्तराखंड की एकमात्र ऑर्गेनिक आइसक्रीम हमारी है। सिर्फ डिफरेंट जो मावा प्योर मावा से आइसक्रीम बनती है सिर्फ हमारी बनती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं पिछले 5 साल में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके होंगे जी। रेट हमारे अभी मार्केट वाले ही हैं, लेकिन डिमांड आज हमारी मार्केट से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे हमारे अचार सारे ऑर्गेनिक हैं, सारे उत्तराखंड सरकार जो ऑर्गेनिक बोर्ड है उससे सारे सर्टिफाइड हैं। तो दूध हमारा सर्टिफाइड है, आइसक्रीम हमारा सर्टिफाइड है, तो टाइम पे हमारी चेकिंग होती रहती है। हर चीज़ का हमारे पास लाइसेंस आज हमारे पास है, तो सब लोग अपनी क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास आते रहते हैं। तो एक आप समझ सकते हैं हमारी इनकम अब लगभग ये कि
अच्छी पहुंच जी। चुकी है। तो अब अंत में एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपका ये धन्य धेनु है, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस एरिया में ये किसी परिचय का मोहताज है। तो ऐसे में जो सरकार है उससे आप लोगों को कितनी हेल्प मिल रही है? सरकार किस तरीके से सहयोग कर रही है आप लोगों को? देखिए, सरकार का हेल्प हमें बहुत ज़्यादा मिला है। मैं आपको सीधी-सीधी बात बताता हूँ, लगभग हमारे फार्म पे अभी तक 14 से 15 योजनाएँ आ चुकी हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जैसे हमारे ग्रुप में, देखिए मैं आपको सीधी-सी बात बताऊँ, अगर हमारे आपके व्यूअर्स भी अगर इससे मेरी से प्रेरणा लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। हमने महिलाओं का ग्रुप बनाया है, तो महिलाओं में SC ST की भी हैं, BPL वाली भी हैं, माइनॉरिटी वाली भी, हर तरह की महिलाएँ हमारे पास हैं। जी। और जैसे कि आपको पता हो कि गवर्नमेंट हर तरह की महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएँ चलाती हैं। तो वो यो योजनाएँ हमें उन महिलाओं के नाम पे हम लोग ले लेते हैं, उसको योजना को हम ग्राउंड पे लगाते हैं। जी। और कोई भी अमाउंट, जो भी अमाउंट हमें मिलता है, आज हमारे पास अच्छा मतलब आपने अभी एक सवाल पूछा था कि आपकी इनकम कितनी है। जी। मैं आपको बताऊं, अभी हमारा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है वो 1,35,00,000 रुपए का। उससे पहला PM एक फॉर्मलाइजेशन का एक हमारा हॉर्टिकल्चर से एक प्रोजेक्ट आया, वो 22 लाख का आया है। जी। एक अभी ट्रेनिंग सेंटर के लिए 50 लाख का आया, जिनमें डायरेक्ट 50% सब्सिडी है। जी। अब आप यही आइडिया लगा लीजिए कि मतलब 1,35,00,000 का 50% कितना होता है। तो 1,35,00,000 का वो आपकी सब्सिडी का हिस्सा बन गया। जी। आपका 50 लाख का जो सब्सिडी, तो ऐसे ऐसे हमारे पास लगभग 14-15 योजनाएं हमारे ग्राउंड हमारे फार्म पे भी चल रही हैं। जी। तो इस तरह की गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली, मतलब ये अच्छा, ये मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा, इस तरह की सब्सिडी वाली योजना उत्तराखंड के लोग बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जी। कि जो इस तरह की योजनाएं हमारे उत्तराखंड के वासियों को मिल रहा है। और जी। आज के टाइम में गवर्नमेंट दे रही है, अधिकारी भी आज पढ़े लिखे, आज अधिकारी आज गवर्नमेंट की सिस्टम में है कि जो जी। आज आपको अप्रोच कर रहे हैं कि इस तरह का लोन लीजिए और आप अपने स्टार्टअप शुरू कीजिए। जी। कहाँ आप नौकरी के धक्के खाते रहोगे। जी। तो अगर आपसे इस बारे में और भी कभी किसी, मैं बोलूँगा कि आपके जो व्यूवर्स हैं, कोई इच्छुक है अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, आइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एडवाइस करता हूँ। तो हमारे लोकल के लोग आएंगे तो मुझे और खुशी होएगी। जी। हमसे अगर हमारी प्रेरणा लेके अगर कोई और अच्छा होता है तो हमारी इससे जो हमारा वैस वही सबसे बड़ा आज हमारा रेवेन्यू है। जी। तो बिल्कुल आप कीजिए, आगे बढ़िए आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद थे श्री हरिओम नौटियाल जी, जो कि धन्य धेनु कंपनी के CEO हैं। पूरी व्यवस्था यही देख रहे हैं। और फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ इसी कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात किसी अन्य जगह पे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।